नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के विभिन्न अवतारों की। राहुल गांधी को राजनीति का जोकर साबित किया जा चुका है। बंदा है भी कुछ ऐसा ही, जहां बोलेगा जो कहेगा उड़ता तीर ले बैठेगा। फिर मीम, जोक्स, कटाक्ष सब चलने लगेंगे। लेकिन सावधान हो जाना चाहिए भाजपा वालों को, क्योंकि राहुल कछुए की चाल से ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और यह तो पता ही है कि उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी है। आप सोचेंगे कि ऐसी ऊल जलूल हरकतों से कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है, तो जनाब आप गलत हैं, और यह मैं आपको अगले कुछ मिनटों में ही साबित कर दूंगी। पहले तो यह बताइए कि राहुल गांधी हैं क्या? 545 सांसदों में से एक सांसद बस। लेकिन ये उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान है राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का पोता, मतलब बाप दादा की पहचान पर जी रहा है यह आदमी। तो जब इसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, अपना व्यक्तित्व नहीं है, तो यह हर समय चर्चा में क्यों बना रहता है? हर बात, हर प्रतिस्पर्धा, हर मीम, हर पोस्ट, हर रोस्ट राहुल गांधी के बिना क्यों पूरी नहीं होती? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और यही प्रश्न भाजपा के लिए संकट खड़ा कर सकता है। राहुल गांधी को कांग्रेस कभी लॉन्च नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा ने स्वयं इसे लॉन्च करवा दिया है। आप पूछेंगे कैसे? तो भाजपा के लोगों और मीडिया और मोदी भक्तों द्वारा यदि राहुल का इतना प्रचार, मतलब हंसी उड़ाना, कटाक्ष मारना, निंदा करना, जवाब देना आदि न किया गया होता, तो लोग निश्चित तौर पे उन्हें भूल ही जाते। विशेषकर तब जब से राहुल ने अपनी रणनीति बदली और भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तब से कुछ ज़्यादा ही राहुल का प्रचार भाजपा के लोग करने लगे। मतलब कुछ ज़्यादा ही उसमें कमियां ढूंढने लगे। क्यों? निसंदेह उसकी हरकतें बचकानी हैं। कभी वो संसद की गरिमा को तार तार कर देते हैं, गले पड़ने लग जाते हैं, कभी आंख मारते हैं, अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा लाए जाने वाला विधेयक फाड़ के फेंक देते हैं। एक जगह तो हद ही कर दी जनाब ने, केवल अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को प्रभावित करने के लिए नारा लगाने लगे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये सारी हरकतें मजाक उड़वाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। निसंदेह वो बिल्कुल भी गंभीर नेता नहीं है। निसंदेह वो 5 कैमरामैन लेकर खेत में धान रोपने जाता है और लोग उसकी फ़ोटो पोस्ट करके खूब मज़े लेते हैं। उसकी नौटंकी और दिखावे का खुलासा हो जाता है। लेकिन क्या किसानों पर इसका असर होगा? ज़रूर होगा। मुट्ठी भर लोग तो ज़रूर उस दिन उससे जुड़ गए होंगे जहां उसने खेत में जाकर रुपाई की होगी। यात्रा खत्म होने के बाद भी राहुल यात्रा के ही मोड में चल रहे हैं। नित्य नए अवतार धारण कर रहे हैं। कभी खेती किसानी करते नजर आते हैं, तो कभी कुली बन जाते हैं, कभी ट्रक पर सवारी करते हैं, तो कभी ट्रेन में आम जनता के साथ सफ़र करते दिखाई देते हैं। मौका मिलते ही वे बढ़ईगिरी भी करने लग जाते हैं। उनके इस बदले अंदाज को देखकर सवाल उठता है कि उनका बदला अवतार 2024 या 2029 में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा क्या? 2024 के आम चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, और इस बीच राहुल गांधी जिस ढंग से आम लोगों के बीच में जाके उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उन्हें विभिन्न तरह से आश्वासन दे रहे हैं, निश्चित रूप से इन बातों से उनकी पॉपुलैरिटी में कुछ तो इजाफा हुआ है। कांग्रेस तो राहुल गांधी को अपना जननायक भी बताने लगी है, वो एक अलग की बात है। लेकिन जब भी राहुल कुली बने, जब भी वो किसान बने, जब भी वो रसोइया बने, तो भाजपा ने उसका सबसे ज़्यादा मजा उठाया। शिवराज सिंह जैसे बड़े नेता भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा जिसके नेता पहियों वाला सूटकेस खींचने के बजाय अपने सिर पर लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि रजनीकांत की रोबोट फिल्म जब रिलीज़ हुई थी, तो रिलीज़ होने के कुछ समय पहले ही बहुत सारे रजनीकांत के जोक्स प्रचलित हुए थे। वो सब चुटकुले उस फिल्म के PR एजेंसी ने ही सर्कुलेट किए थे। उन्होंने, फिल्म वालों ने खुद चुटकुले बनाकर और उसे चारों तरफ फैलाया
जिससे उस समय रजनीकांत की छवि को बढ़ाने में बहुत सहयोग मिला था और उस फिल्म का प्रदर्शन भी काफ़ी सफल रहा था। तो भाजपा का जो आईटी सेल है, उन्होंने इस तथ्य को अब साकार कर दिया है। बिल्कुल उसी तर्ज पर राहुल गांधी के ऊपर जितने भी चुटकुले बन रहे हैं, उसका श्रेय भाजपा के आईटी सेल को जाता है और इससे आम जनता उन्हें मजाक के पात्र के रूप में देख रही है और उन पर हंस रही है। लेकिन बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ, चर्चा तो हो रही है और चर्चा जब लगातार होती है किसी की तो फर्क पड़ता है, ज़रूर फर्क पड़ता है। बीजेपी जब इस ढंग का ट्वीट करने लगे कि 4-5 कैमरा लेकर धान रोपने वाला देश का पहला आत्ममुग्ध किसान, कैमरा जीवी किसान राहुल गांधी, ये सत्य तो है, लेकिन इस सत्य को दर्शाना जरूरी नहीं था, इसे इग्नोर करना जरूरी था। इसे इतनी हवा नहीं देनी चाहिए थी कि हर चैनल लिखने लगे कि अरे ये क्या किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी तो पानी के बीच में जाकर धान की रोपाई कर रहे हैं। इसी तरह जब राहुल कुली बने तो कांग्रेस ने तो जननायक कह के उनका स्वागत किया, लेकिन बाकी लोग अपने ढंग से उनका खूब मजाक उड़ाते रहे। आपको याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूपीए को पछाड़कर केंद्र की सत्ता हासिल की थी, उसमें काफ़ी हद तक उनकी छवि का महत्वपूर्ण किरदार था। लोग उन्हें जमीन से जुड़ा नेता मानते थे। लोगों का मानना था कि वे आम जनता की परेशानियों को समझते हैं, लिहाजा वे केंद्र में काबिज होने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज शायद राहुल गांधी आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और अपनी छवि को बदल रहे हैं। और यकीन मानिए कि 2024 की जंग मोदी वर्सेस राहुल ही होनी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह आम जनता के बीच जाकर राहुल ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया है, अपने तौर तरीकों को बदला है, उससे भाजपा के चेहरे पर अब शिकन दिखने लगी है। कितने दिन आप किसी को बेवकूफ़ 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 कहते रहेंगे, फिर उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कांग्रेस ने किया था, चौकीदार चोर है चोर है चोर है, इतनी बार कहा कि जनता बिफर गई और जनता ने चौकीदार को ही चुन लिया। अब जब वही रणनीति राहुल गांधी पर लागू हो रही है, तो आप सोचिए कि परिणाम भी तो कुछ अन्यथा हो सकते हैं। 2014 के चुनाव के पहले पीएम मोदी के लिए जिस तरह से जनता का प्यार उमड़ता था, लोग उनके साथ सेल्फी के लिए पागल हो जाते थे, वैसा ही क्रेज अब राहुल गांधी के लिए भी दिख रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के कीर्ति नगर में राहुल गांधी एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने फर्नीचर की दुकान पर आरी चलाई, रंदा चलाया, फोटो खिंचवाया और राहुल को अपने बीच पाकर बढ़इयों का जो मजमा वहां जुटा था वो बहुत प्रसन्न हो गया। आसपास के लोग भी राहुल गांधी से मिलने और उन्हें देखने पहुंच गए। इस दौरान राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। तो बताइए, क्या इसका असर मुट्ठी भर लोगों पर भी नहीं होगा? ज़रूर होगा। ऐसे ही कुलियों के बीच पहुंच जाना, उनका बिल्ला लेकर अपने हाथ में बांधना, उनका सामान अपने सिर पे उठाना, निसंदेह सब कुछ फोटोग्राफी के लिए है। लेकिन इस फोटोग्राफी का, कुलियों के बीच में जाने का, उनके बीच में बैठने का, उनसे बात करने का, उनके साथ फोटो खिंचवाने का असर क्या मुट्ठी भर कुलियों पर भी नहीं होगा? ज़रूर होगा। जो गरीब और मजदूर वर्ग हैं वो इसमें ही खुश हो जाते हैं कि कोई नेता हमारे बीच बैठा, हमारे साथ खाया, हमारे साथ फोटो खिंचवाया। उनकी खुशी इसी में है और इतना पर्याप्त है किसी को वोट देने के लिए। राहुल गांधी ने एक डायलॉग मारा, एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और यह नारा इस तरह हाईलाइट हुआ। क्यों? कांग्रेस के बस का तो कुछ नहीं था करना, सब कुछ भाजपा ने किया और भाजपा के आईटी सेल ने किया, भाजपा के भक्तगणों ने किया। हर जगह सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सब जगह हर बात पे बस एक ही बात होती है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कहीं कोई रेप हो गया तो भी यही हेडिंग चलती है, कहीं कोई लूट मार हुई तब भी यही हेडिंग चलती है, कहीं दंगा फसाद हुआ तब भी यही हेडिंग चलती है। तो इवेंट क्या हुए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नारा हिट हो गया ये महत्वपूर्ण है। इस समय चुनावी राज्यों में सत्ता के लिए कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक संघर्ष कड़वाहट भरा होता जा रहा है।
हर जगह पोस्टरवार, भ्रष्टाचार और तरह तरह की बातें लेकर वो आपस में लड़ रहे हैं। चुनावी जीत के लिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका अंतर समझना दूभर होता जा रहा है। बीजेपी की तो बात ही ना पूछिए। बीजेपी के लोग तो दूसरे की विफलता को अपनी सफलता समझते हैं। अगर कांग्रेस कहीं हार जाती है तो बीजेपी उसमें खुश हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि हम कहाँ हारे। उस पर कोई आत्ममंथन नहीं है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं है। वो बस ये देखती है कि कांग्रेस कहाँ हार गई, और यह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए उचित नहीं है। लोगों ने बीजेपी को बदनाम कर रखा है कि यह पार्टी तो उग्र राष्ट्रवाद की बातें करती है, राष्ट्रवाद की पैरोकारी करती है, इसके नेता भारत माता की जय जयकार करते हैं, बीजेपी का वोट बैंक कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी के नेता संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या करते हैं बीजेपी के नेता ऐसा? ये बातें सिर्फ कही जाती है। कब और किस कदम पे आपको लगा कि बीजेपी उग्र राष्ट्रवाद वाली पार्टी है? उग्र राष्ट्रवाद तो बीजेपी में कभी रहा ही नहीं। सांप्रदायिक आधार पे भेदभाव बीजेपी क्या करेगी? वो बीजेपी के बस की बात ही नहीं है। वो तुष्टीकरण करे वही बहुत है। अभी तो वो अपने उसी मकड़जाल से उबर नहीं पा रही है। और ये बात याद रखिएगा कि किसी की छवि को गढ़ना हो या किसी की छवि को तोड़ना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये आपने 2014 में बहुत अच्छी तरह देखा होगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की विजय का सबसे ज़्यादा श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है। उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों और ख़ास तौर पर बीजेपी को भी सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लग गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ट्वीट किया कि भारत जीत गया। अब यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने पोस्टर, जितने मीम, जितनी बातें, जितनी चर्चा उनकी हो रही है, शायद उस कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी की कम हो रही है। अब वो हर जगह मौजूद हैं और इसी को छवि गढ़ना कहते हैं। अब उनकी छवि गढ़ी जाने लगी है हम सब के द्वारा ही, कांग्रेसियों के द्वारा नहीं। जहां बीजेपी के नेता सिर्फ मोदी नाम की मलाई खा रहे हैं और उसी एक माला को जप जप के वो हर बार सोच रहे हैं कि चुनाव में वो जीत जाएंगे, जनता उन्हें जिता देगी। वहीं आप राहुल गांधी को देखिए, वो लगातार लोगों के बीच में भाग दौड़ मचाए हुए हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में केरल से कश्मीर तक की यात्रा की, उसमें लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। सितंबर में अचानक वो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने माल ढोने वाले कुलियों की समस्या को समझा। इसके बाद वो लद्दाख के युवाओं को लुभाने के लिए बाइक पर घूमे। पूरे लद्दाख का उन्होंने बाइक से दौरा किया। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के बंगाली मार्केट में उसी समय जाकर गोलगप्पे वालों से मुलाकात की और गोलगप्पे और चाट खाए। कुछ दिन बाद वो दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गए। वहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। सोनीपत आए तो वहां पर चंडीगढ़ में एक ट्रक में उन्होंने यात्रा की और चंडीगढ़ से दिल्ली वो ट्रक में बैठ के आए। इसी जून में वो दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल गैरेज में चले गए। वहां जाके उन्होंने मैकेनिक का भी काम किया, बहुत से मैकेनिकों से बात की और बाइक की मरम्मत भी की। कुछ दिनों बाद दिल्ली के आज़ादपुर में वो सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने फल और सब्जी के जो भी विक्रेता थे उन सब से मुलाकात की, उन सब से बातचीत की। कर्नाटक में वो एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने चॉकलेट बनाया और चॉकलेट बना के बच्चों को खिलाया भी और बच्चों से और टीचर्स से और सबसे बात की। तो ये जो विभिन्न वर्ग हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ग हैं, ये जो सारे वर्किंग लोग हैं, इनके बीच में जाना, इनके साथ बैठना, इनसे बातें करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं और ये फ़र्क भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी असर डाल रहा है, ऐसा दिख रहा है। कई बार भाजपा इरिटेट होके अलग अलग ढंग के निर्णय ले रही है, जैसे कि नुपुर शर्मा केस में हुआ। सिर्फ जनता के और लोगों के दबाव में आकर भाजपा ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया। टी राजा सिंह को भी सबके कहने पर ही निष्कासित किया गया। जब कांग्रेस और सारे दलों ने कहना शुरू किया कि मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है, वो मुस्लिमों का साथ नहीं देती, तो मोदी सरकार ने इस पर पर्दा डालने के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं मुसलमानों के सामने बिछा दी।
हर जगह उनका पढ़ना लिखना ट्रेनिंग करना सब कुछ फ्री कर दिया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप कहीं कमज़ोर हैं। राजनीतिक संस्थाएं तो आपके नियंत्रण में हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप अगर इंदिरा गांधी के शासनकाल को देखें तो 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा में 352 सीटें मिली थी। यानी राजनीतिक सत्ता पर उनका पूरा दबदबा था, लेकिन सिविल सोसाइटी यानी विचारों, संस्कृत, विचारधारा आदि पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। इसलिए गैर राजनीतिक क्षेत्र से उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और जयप्रकाश आंदोलन आखिरकार इतना बड़ा हो गया कि इंदिरा गांधी सत्ता और बल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगी। इसकी परिणति इमरजेंसी के रूप में हुई। उन्हें इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। फिर अगले चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हो गई। तो राजनीतिक सत्ता पर पकड़ के बावजूद इंदिरा गांधी शासन के आखिरी 2.5 साल में बहुत कमज़ोर रही। यही स्थिति राजीव गांधी की हुई। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें मिली। एक रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का दबदबा राजीव गांधी को मजबूत शासक नहीं बना पाया। सिविल सोसाइटी, मीडिया, बुद्धिजीवी आदि उनके खिलाफ हो गए। उनकी सत्ता लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही थी उनके गलत निर्णयों के कारण। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के महिला समर्थक फैसले को उन्होंने पलटकर नया कानून बना दिया। इसे संतुलित करने के लिए उनके शासनकाल में अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला खोल दिया गया। उससे लोग नाराज़ हुए। इसके बाद भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजकर वहाँ के मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। तो ये सारे जो काम किए गए वो अपनी कमज़ोरी को ढकने के लिए किए गए, खुद पर हो रहे हमलों की धार को कमज़ोर करने के लिए किए गए। और नतीजा क्या हुआ वो आप सबको बेहतर पता है। आज कमोबेश वही स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी विपक्षियों की और बाकी लोगों की, विदेश के लोगों की, विदेशी मीडिया की, इनकी ज़्यादा सुनती है। ये जिधर कहते हैं बीजेपी उधर मुड़ जाती है। उसका अपना कोई स्टेक नहीं रहा। वो ये नहीं देखती कि उसके कोर वोटर क्या चाहते हैं, भारत की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है। उसे लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी का विरोध ही उसे चुनाव में विजयी बना देगा। राजीव गांधी कुछ भी करें या अन्य कांग्रेसी कुछ भी करें, हर बात पे लोग कहते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति तो करेंगे ही ना, क्योंकि वोट ही तो उनको लेना है। और इसी कारण, इसी वोट बैंक की राजनीति के कारण वो 70 साल तक उन्होंने शासन भी किया है। वो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन भाजपा इसके उलट न अपने वोटर्स पर ध्यान देती है, न अपने नेताओं की अकर्मण्यता पर, बल्कि वो इसका उल्टा करती है। जो भी उनके बोलने वाले फायर ब्रांड नेता हैं उनके पर काट देती है, उन्हें निष्कासित कर देती है, उन्हें पद से हटा देती है और मौनी मूढ़ चाटुकारों को आगे बढ़ाती है। इसी तरह अपने कोर हिंदू वोटर्स की अनदेखी करके वो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में बिछ जाती है। हजारों करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों पर लुटाती है। शाहीन बाग, बंगाल की हत्याओं, हिजाब विवाद, दिल्ली दंगों, किसान आंदोलन, अग्निवीर विरोध, CAA NRC विरोध, सरतन से जुदा, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर वह मुंह सी कर बैठ जाती है। प्रधानमंत्री से लेकर छुटभइये नेता तक कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए बहुत से हिंदू भाजपा से दूरी बनाने लगे हैं। जो कट्टर हैं वो चिढ़ जा रहे हैं, जो थोड़े लिबरल हैं वो उसके साथ खड़े हैं। तो कहाँ जा रही है भाजपा? नेताओं का जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है। वो सिर्फ मोदी नाम के जब से जीतना चाहते हैं और जीतते आ रहे हैं। और वही राहुल और उनके अनुयायी साम दाम दंड भेद लगाकर दिन रात भिड़े हुए हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं जो राहुल ने कभी जीवन में नहीं किया। लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। यकीन मानिए फर्क तो पड़ेगा ही, 2024 नहीं 2029 सही, लेकिन क्या आप तैयार हैं 2029 में भी कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए? नहीं ना।
2029 क्या, 2034, 2039 में भी कांग्रेस का सत्ता में वापस आना देश के लिए तो बहुत घातक होगा, लेकिन भाजपा के नेताओं और भक्तों की बेअंदाजी उन्हें ज़रूर कभी न कभी भारी पड़ेगी। यह तो आप लिख कर रख लीजिए। अगर राहुल गांधी इसी तरह से, इसी गति से जनता के बीच में जाते रहे और भाजपा के नेता और भाजपा के IT सेल उन्हें हीरो बनाते रहे और खुद गद्देदार पलंग पर लेटकर वो मलाई खाते रहे, तो तय जानिए कि 24 तो निकल जाएगा, लेकिन 29 नहीं निकल पाएगा। इसलिए राहुल का मजाक बनाना बंद करिए, गंभीरता से लीजिए उसे और समझिए कि हर गतिविधि से वो आपके घर में एक बड़ा होल बना रहा है और ऐसे ही बहुत सारे छेद बन जाने के बाद आपका घर गिर जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।